ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर्स, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। मगर हम ये मानते हैं कि हम रैशनल हैं, यानी तार्किक। देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि हम खुद को रैशनल समझते हैं। दिक्कत ये है कि हम खुद की इमोशनल सेल्फ को नकारना चाहते हैं और ये मानते हैं कि हमारे लिए गए फैसले हमेशा लॉजिक और रीजंस पर बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर सच रूप से देखा जाए तो हमारे लिए गए फैसलों में ज़्यादातर बार लॉजिक और रीज़न से बढ़कर हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि हम सोचकर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असलियत में हम कोई भी निर्णय लेने से पहले महसूस करते हैं और फिर उन्हीं भावनाओं को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढते हैं। फिर चाहे वो आपके मन का डर हो या अहम, चाहे वो आपका प्यार हो या नफरत, ये सब हमारे विचारों से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से जन्म लेते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे इमोशंस लॉजिक की एग्जिस्टेंस से पहले आए। मगर ये इमोशंस ही थे जिन्होंने हमें वो बनाया जो हम आज हैं, यानी इंसान। हमारे इवोल्यूशन के शुरुआती दिनों में वो हमारा डर ही था जिसने हमें दूसरे जानवरों का शिकार बनने से बचाया। वो हमारा गुस्सा ही था जिसने हमें लड़ने की ताकत दी, और वो हमारी इच्छाएं ही थीं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। लेकिन 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 अब हालात बदल चुके हैं, और जिन इमोशंस ने कभी हमारे सर्वाइवल में मदद की थी, आज वही इमोशंस हमको मैनिपुलेट करते हैं। जिस गुस्से ने कभी हमें ताकत दी थी, आज वही नफरत में बदल चुका है। जिस डर ने कभी हमें जिंदा रखा था, आज वही डर ताकतवर लोगों के लिए कंट्रोल बन चुका है। और जिन इच्छाओं ने कभी हमें आगे बढ़ने पर मजबूर किया था, आज वही इच्छाएं हमारा जुनून बन चुकी हैं। और जब बात पावर, मैनिपुलेशन या कंट्रोल की होती है, तब असली खेल लॉजिकल माइंड्स का नहीं बल्कि इमोशंस का होता है। देखिए, गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्ट और लॉजिकल माइंड्स कभी ताकत नहीं पा सकते या ताकत के खेल में उनकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बेशक होती है। मगर मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, जो इंसान दूसरों के इमोशंस को समझ सकता है वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और जो खुद के इमोशंस को समझ सकता है वो अपने आप को। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को नहीं समझा तो कोई और उन्हें समझेगा। फिर आपके लिए गए फैसले आपके नहीं बल्कि उनके होंगे। बस इसीलिए लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं सीकर आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। हमें कमज़ोर बनाने वाले इमोशंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का वक्त जो आ गया है। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, लॉ फर्स्ट। इमोशंस हमें उन विचारों की ओर धकेलते हैं जो हमारे अहम को शांत करें, और ऐसे सबूतों को खोजने पर मजबूर करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को सही साबित करें। ये खुद से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1812 नेपोलियन, जो इस समय फ्रांस का एम्परर बन चुका था, वो ये तय करता है कि वो अपनी 6 लाख की सेना के साथ रशिया पर आक्रमण करेगा। लेकिन उसके मिलिट्री जर्नल्स उसका विरोध करते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रशिया की सरहदें उनकी सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगी, क्योंकि उनकी सेना अभी रशिया की ठंड के लिए तैयार नहीं है। मगर अपनी सफलता के नशे में चूर नेपोलियन ये कैसे मान लेता कि वो गलत है, या यूं कहूँ कि उसके जर्नल्स सही हैं और उससे बेहतर समझ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रशियन आर्मी को लीड करने वाला कुतुजोव था, जो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने नेपोलियन से सीधा युद्ध किया तो हार उसी की होगी। इसीलिए वो अपनी सेना को पीछे हटने के निर्देश देता है
और नेपोलियन की सेना को अपने पीछे रशिया के खाली मैदानों में खींच लाता है, जहां अब वो नेपोलियन के इम्पेशंस और ईगो के साथ खेल रहा था। कुतुजोव नेपोलियन को यह यकीन दिला देता है कि रशियन आर्मी उससे डरकर भाग रही है, और फिर वही होता है जैसा कुतुजोव ने सोचा था। ना तो नेपोलियन अपनी कमज़ोर पड़ती सप्लाई चेन पर ध्यान देता है और ना ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड के बारे में सोचता है, जिसके बाद रशियन आर्मी अपने ही गांव जलाना शुरू कर देती है। इस बैटल स्ट्रेटजी को स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं, जिसमें आप अपने दुश्मन का सबसे पहले सप्लाई चेन और सपोर्ट को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद में हर उस रिसोर्स को ख़त्म किया जाता है जो आपके दुश्मन के इस्तेमाल में आ सकता है। ऐसा करने से ना तो अब नेपोलियन की सेना के पास खाना रहा और ना ही ठंड से बचने की कोई और जगह। नतीजन वो 6 लाख की ताकतवर सेना भूख और ठंड का शिकार बन जाती है, जहां से मात्र 40,000 से भी कम सिपाही जैसे तैसे बाहर निकल पाते हैं, और हार नेपोलियन की होती है। नेपोलियन कोई बेवकूफ़ नहीं था जो इतनी आसानी से किसी भी जाल में फंस जाता, बल्कि नेपोलियन इतिहास के कुछ उन चुनिंदा लोगों में से है जिनकी बनाई हुई रणनीतियों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। तो अब सवाल आता है कि उसने ऐसी गलती की क्यों? जवाब आसान है, सक्सेस। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा जवाब हुआ? सक्सेस तो हमें हमारी गलतियों से सीख कर मिलती है, और उसकी सक्सेस का उसकी हार से क्या लेना देना है? तो मैं आपको बता दूं कि उसकी सक्सेस का उसकी हार से लेना देना है। और हाँ, हमें सक्सेस अपनी गलतियों से सीख कर ही मिलती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत से ही अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि वो ना के बराबर गलतियां करते हैं, और जब उनकी लगभग ना के बराबर की हुई गलतियों के बाद उन्हें कामयाबी मिलती है, तब वो खुद को इनविंसिबल समझने लगते हैं। उनका ईगो, उनकी सेल्फ इमेज उनकी असलियत से बड़ी बन जाती है, और नेपोलियन भी उन्हीं लोगों में से एक था। वो खुद को भगवान समझ रहा था जो किसी भी चीज़ को सच कर सकता है। उसके लिए रशिया की ठंड कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके अहम के सामने आने वाली एक बाधा मात्र थी, जिसको उसे पार करना ही था। लेकिन एक और रीज़न था जो कि नेपोलियन की हार का उतना ही जिम्मेदार था जितना कि सक्सेस, और वो रीज़न था कन्फर्मेशन बायस। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, हम अपनी पहले से बनी हुई धारणाओं को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढते हैं, और जब आपको वो कारण मिल जाते हैं उसी को कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं। नेपोलियन चाहता था कि रशिया की आर्मी उससे डरे, पीछे हटे, अपनी जान बचाकर भागे, और जब कुतुजोव ने अपनी सेना को पीछे हटने के निर्देश दिए तो नेपोलियन ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कोई जाल भी हो सकता है। उसने सिर्फ वो देखा जो वो देखना चाहता था। और इसी तरह हम सब इंसान भी हैं। जब मैं इंसान बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब हमारी सबसे शुद्ध भावना रिवेंज से है। रिवेंज को मैं सबसे शुद्ध भावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कोई इंसान बदले की चाह रखता है, तब ना तो वो खुद के द्वारा करे जाने वाले कार्यों के बारे में सोचता है और ना ही उन कार्यों से होने वाले परिणामों के बारे में। तब उसके मन में ना ही कुछ सही होता है और ना ही कुछ गलत, ना अच्छा ना बुरा, बस होता है तो बदला, प्रतिशोध की ऐसी आग जिसमें फिर चाहे वो खुद ही क्यों ना जल जाए, तब भी मांग तो वो उसी प्रतिशोध की ही रखेगा। चलिए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो शायद आपके लिए समझना आसान हो। एक ऐसा एग्जाम्पल जो हो सकता है आप में से कईयों की आस्था से जुड़ा हो, लेकिन अभी बात उस आस्था की नहीं बल्कि उस एग्जाम्पल की करते हैं। महाभारत मानव इतिहास में हुआ सबसे भयानक युद्ध, लेकिन उस युद्ध के होने के पीछे कारण क्या था? वैसे तो बहुत से कारण थे, मगर उन बहुत से कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण था भरे दरबार में हुआ द्रौपदी का वस्त्रहरण। दुशासन और बाकी लोगों को हटा भी दें तो वस्त्रहरण का सबसे बड़ा कारण दुर्योधन ही था, लेकिन उसने भी ये बेवजह नहीं किया था।
उसके पास अपने कुछ कारण थे। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ आया था तब वो गलती से पानी को जमीन समझ लेता है और उसमें गिर जाता है। तब उसको देखकर सारे पांडव और द्रौपदी उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी गलती से ही सही लेकिन द्रौपदी कुछ ऐसा बोल देती है जो शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था। अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के उस एक वाक्य ने बदले की ऐसी आग को जन्म दिया जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये उदाहरण संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है तो जाइए और पलटिए उन इतिहास के पन्नों को और तब आपको पता चलेगा कि ना जाने कितने राज्य इस प्रतिशोध की आग में जलकर खाक हो गए। देखिए, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को छोड़कर कोई बहुत ताकतवर इंसान बन जाएंगे या पूरी दुनिया जीत लेंगे, बल्कि आपको समझना होगा कि आपके भीतर इमोशंस हैं इसलिए आप इंसान हैं, ना कि आप इंसान हैं इसलिए आप में इमोशंस हैं। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लग सकती हैं मगर ये दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। और वैसे भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या पूरी तरह से इमोशनलेस हो जाना ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप डार्क ट्राइड का हिस्सा हो, जो कि अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने इमोशंस को भले ही ना कंट्रोल कर सकते हो लेकिन आप उन्हें सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपने आप को किसी हाई कंसंट्रेशन स्टेट में डाल सकते हैं, जैसे कि प्लेइंग गेम्स लाइक चेस या फिर रीडिंग बुक्स, जहां पर आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक पर होता है। ऐसा करने से आपके अंदर अपने इमोशंस के प्रति एक अवेयरनेस पैदा होगी और वही अवेयरनेस आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर सकते या सोच रहे हैं कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ, तो बिल्कुल ज़िंदगी आपकी है, अपने अनुसार जिएं। लेकिन एक इमोशन का खास ध्यान रखिए, एंगर। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके और आपके करीबियों के लिए कितना बुरा हो सकता है। और अब जाते जाते एक और सच सुनते जाइए, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन इमोशंस are neither good nor evil, they are just wired for our survival. So understanding them gives you power, not judgment. हाँ, तो वीडियो ख़त्म हो चुकी है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस बार वीडियो लाने में काफ़ी देर हो गई। कुछ पर्सनल रीज़न्स थे जिनकी वजह से वीडियो टाइम पर नहीं ला पाया। हालांकि अभी भी वादा नहीं कर सकता कि अगली वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अगली वीडियो जल्दी लाने की। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है आप मेरे लिए कितने खास हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप सीकिंग। आई विल मीट यू सून in another video.